आप सबने इस साल टैक्स बचाओ अभियान में हिस्सा ले लिया? क्या हुआ? सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि जवाब नहीं पता? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हर साल की तरह ये जो आखिरी वक्त में टैक्स बचाने के लिए जो भाग दौड़ मचती है, वो कर लिया इस साल का या फिर अभी बाकी है? अगर बाकी है और उलझन में है कि कहाँ निवेश किया जाए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम लिया जाए या फिर पीपीएफ में थोड़े ज़्यादा पैसे डाल दिए जाए या फिर इस साल एनएससी खरीद लिया जाए, अगर ये आपकी उलझन है तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है, तो अंत तक देखना एकदम ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं बताऊं कि आपके काम की बात क्या है, आपको एक काम करना है। नहीं, मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपसे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही कर लेंगे, मेरे बोलने से क्या होता है। मैं आपको जो काम दे रही हूँ ये कि एक जो लिस्ट है ना आपके पास, जो आपने टैक्स सेविंग के लिए अभी तक काम किया है, जो निवेश किया है, उसकी एक लिस्ट कहीं तो होगी आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में या फिर आपके जहन में। तो वो लिस्ट ज़रा अपने सामने रखिए। मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, आप उसके जवाब में या करना है, हाँ या ना, ठीक है। चेक कीजिए उस लिस्ट में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है कि नहीं। एक है, दो है, कितनी है? 5 से ज़्यादा है तो चिंता की बात है, लेकिन है ना तो टिक मार्क कीजिए फिलहाल। अब देखिए कि पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो है कि नहीं। ठीक है तो टिक मार्क कर दिया वहाँ पर भी। अब देख लीजिए कि वहाँ पर यूलिप है। बहुत अच्छा निवेश का विकल्प हमें लगता नहीं है, लेकिन है कि नहीं देख लीजिए फिलहाल। है तो टिक मार्क कीजिए। अब जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो है कि नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा है तब तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप टिक मार्क कर दीजिए। अब देखिए कि वहाँ पर टर्म प्लान है कि नहीं। क्या हो गया? आप सोचने लगे कि टर्म प्लान इन्वेस्टमेंट सेविंग ऑप्शंस में, या सॉरी, टैक्स सेविंग ऑप्शंस में कहाँ आता है? अरे भाई यही तो बात है काम की। कईयों को नहीं पता कि एटीसी के तहत जो 1.5 लाख के निवेश पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है, वो आपको आपके टर्म प्लान के प्रीमियम पर भी मिलता है। मतलब वो 1.5 लाख में टर्म प्लान का प्रीमियम भी शामिल है। तो बेसिकली अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो आपको एक तो एटीसी के तहत छूट मिलती है, दूसरा आपकी फैमिली की फिनेंशियल प्रोटेक्शन होती है, और तीसरा अगर फैमिली को क्लेम लेने की नौबत आए और उनको क्लेम मिलता है तो वो जो रकम मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर 3 तरह के फ़ायदे टर्म प्लान लेने के हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा अभी फ़िलहाल कि एटीसी के तहत वहाँ पर आपको छूट मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक और फ़ायदा है, यहाँ पर आपको एटीडी के तहत भी छूट मिल सकती है। आप पूछेंगे कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। आप जब टर्म प्लान लेने जाएंगे तो कई दफ़ा आपको राइडर्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर या फिर उसमें कुछ सर्जिकल केयर या हॉस्पिटल केयर राइडर जैसी जो चीज़ होती है, अगर आप वो भी साथ में लेते हैं तो आपको एटीडी के तहत जो 25,000 तक पे छूट है वो यहाँ पर भी मिल सकती है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर मान लीजिए कि आपका भर रहे हैं 12,000, 13,000, लिमिट आपको एटीडी पे छूट के लिए है 25,000, तो आप अगर टर्म प्लान के साथ हेल्थ केयर राइडर ऐड करते हैं तो आपको एटीसी और एटीडी दोनों के तहत छूट मिलती है। अब जिनको यही नहीं पता कि टर्म प्लान क्या होता है और सोच रहे हैं कि ये मैडम क्या बोली जा रही हैं, उनको मैं बता दूं बहुत ही आसान शब्दों में कि टर्म प्लान क्या होता है। देखिए, बेसिकली टर्म प्लान एक बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की सीढ़ियाँ बनाएंगे आप तो वो एकदम नीचे वाली सबसे बेसिक सीढ़ी है, वो नींव है बेसिकली। वहाँ पर आप एक टर्म चुनते हैं पहले, कुछ कितने साल तक आप प्रीमियम भरेंगे, वो टर्म होता है, वो तय समय तय साल होता है। आप एक कवर चुनते हैं, वो एक रकम होती है और आप उसको प्रीमियम भरते हैं, और अगर उस तय साल में टर्म में आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो कवर चुना है वो पैसे आपकी फैमिली को वो क्लेम करेंगे और उनको मिल जाएगा। उदाहरण से समझ लीजिए ज़्यादा आसान होगा। 30 साल उम्र है आपकी, आपने टर्म चुना
30 साल का, मतलब 60 साल की उम्र तक का। अब आपने कवर चुना उदाहरण के लिए 50 लाख रुपए। अब 30 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक आप लगातार जो भी मोड चुनते हैं सालाना मंथली प्रीमियम भरते हैं। 30 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली क्लेम करेगी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके, और उनको वो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपने जो 30 साल प्रीमियम भरा है, हर साल जितनी प्रीमियम की रकम है उस पर आपको एटीसी के तहत छूट भी मिलती रहेगी। सिंपल, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि किसे लेना चाहिए, क्या सबको लेना चाहिए? नहीं, एकदम ज़रूरी नहीं है। सिंपल सा जवाब है, अगर आप घर में इकलौते कमाने वाले हैं और आपके ऊपर परिवार के लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं और दोनों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन घर चलाने में जा रहा है, तो वहाँ पर भी टर्म प्लान दोनों को लेना ज़रूरी है। मैं और मेरे पति एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लोन लिया था, तो उन्होंने एक टर्म प्लान ले लिया उसको कवर करने के लिए। तो आपके ऊपर परिवार अगर वित्तीय तौर पर निर्भर है तो आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। बहुत सिंपल सा जवाब है। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ले या कितना कवर ले। ठीक है, तो कौन सा ले के पहले आपको कुछ काम करना है, आपकी ज़रूरतें नोट करनी है। ज़रूरतें किस तरह की, कितना कवर चाहिए, नहीं अंदाज़ा मिल पा रहा है। देखिए, आइडियली आपको बैठ के कैलकुलेट करना चाहिए कि मान लें कि आज आपने टर्म प्लान लिया और 2 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें आपके परिवार को खर्चे के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, जो भी आपने प्लान किया हुआ था अगले 50-60 साल के लिए। आइडियली वो तरीका है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो सालाना सैलरी का या इनकम का 10 से 20 टाइम्स आपके पास कवर होना चाहिए। कितने साल के लिए लेना चाहिए? आइडियली जब तक ये लगे कि आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी है तब तक के लिए। किसी को लगता है कि 60 साल की उम्र पे वो ख़त्म हो जाएगी तो 60 साल के लिए लीजिए, 65, 75, 80, जब तक कि आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। बहुत लोग ताउम्र मतलब पूरी उम्र के लिए होल लाइफ ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि चलो मैं ना रहूं तो परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कि फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपको लगता है जिस उम्र तक आपके ऊपर रहेगी उस उम्र तक आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। अब जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमें लगता है कि किस कंपनी का लें। मुसीबत यहीं पर अटकती है, क्योंकि 20 से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने ज़रूरतें नोट कर ली, अब आप प्रीमियम या फीचर कंपेयर करने बैठेंगे। फीचर तो हालांकि मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन साथ में जो राइडर्स वगैरह के ऑप्शन होते हैं वो सब कंपेयर करने बैठेंगे तो इस साल तो क्या, आप अगले साल तक भी नहीं ले पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म पे जाए जहाँ पर आपके सामने 10, 12, 15 कंपनियों के प्लान्स के ऑप्शन दिख जाए और आपको प्रीमियम कंपैरिजन मिल जाए, और उस प्लान के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस या राइडर्स अवेलेबल हैं तो वो कॉम्बो भी आपको, वो सारे विकल्प भी वहाँ पर दिख जाए। तो आपको हम करके दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ऑप्शन आएगा और फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप शराब या तंबाकू का सेवन करते हैं कि नहीं। उसके बाद ये सब बेसिक सवाल के बाद आपको एक ये दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो आपके लिए अवेलेबल है। मैंने डाला था 50 लाख रुपए का कवर 60 साल तक की उम्र तक के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो का भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा अलग अलग कंपनियों का। इंश्योरेंस मिलने के चांसेस कितने हैं वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही सबके प्रीमियम भी दिए हुए हैं। आप चाहे तो अलग अलग डिटेल्स मतलब थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि 50 के बदले मैंने लिख दिया 60 लाख का कवर चाहिए, तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। कंपेयर करना होता है ना कि भाई अगर मेरा बजट 10,000 तक का था तो उसमें मुझे अगर ज़्यादा कवर मिल रहा है तो मैं ज़्यादा कवर क्यों ना ले लूँ, है कि नहीं। जैसे ही आप उम्र बढ़ाएंगे ना, 60 के ऊपर लेके जाएंगे, मान लीजिए कि मैंने 60 साल के बदले से 70 ईयर्स कर दिया, वैसे ही प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि एक तय उम्र के बाद इंसान की मृत्यु के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम बढ़ जाता है उसका।
और यहाँ पर आपको पे मंथली या पे ईयरली मोड है, दोनों मतलब पेमेंट प्रीमियम आप मंथली देंगे या फिर ईयरली देंगे, वो दोनों ऑप्शन दिखा देते हैं कितना पड़ेगा। देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसी एग्जाम्पल पे आगे बढ़िए। 60 लाख का हमने लिया हुआ है कवर, और कवर अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज, और यहाँ दिखा रहा है 13,703। इसी को अगर आप मंथली मोड पे कर देंगे तो आ जाएगा 1,171। इसको 12 से कर देंगे तो 14,052 आता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हालांकि नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको कन्वीनियंट हो। ध्यान रखिए कि अगर आपने मंथली मोड लिया है तो आप अपना ऑटो डेबिट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे के रखिए, ताकि हर महीने खुद से आपको एक तो प्रीमियम ना भरना पड़े और प्रीमियम मिस ना हो जाए और आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। ये बात आपको ख्याल रखना है। वेबसाइट पर एक चीज़ अच्छी और भी ये मिल जाती है कि यहाँ वैसे कि देखिए एक पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी में लिखा हुआ है कि 7 फरवरी तक अगर नहीं लेंगे तो उस वक्त उसके बाद प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। एक और में यहाँ पे दिया हुआ है लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये, मतलब यहाँ भी प्राइस इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं प्रीमियम के। साथ ही आपको यहाँ राइडर्स के भी ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सभी डिटेल्स अगर एक जगह पे मिल जाती है तो फिर आप आराम से मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और फिर जो आपकी सेहत को और आपकी बजट को सूट करता है उसके हिसाब से आप पॉलिसी ख़रीद सकते हैं। टैक्स भी ATC के तहत बचा सकते हैं और सुकून से भी जिएंगे। आपको पता है कि आपकी जो फैमिली है वो एटलीस्ट फिनेंशियली प्रोटेक्टेड है। अब कुछ अहम सवाल जिसके जवाब आपके पास होने ज़रूरी हैं। राइडर ले या नहीं? देखिए मैंने बताया कि अगर आप हेल्थ रिलेटेड राइडर लेते हैं तो आपको 80D के तहत भी टैक्स छूट मिलती है। लेकिन आपको देखना क्या है? देखना ये है कि राइडर में एक्सेलरेटेड कवर है या फिर वो सेपरेट कवर है। एक्सेलरेटेड कवर में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 50 लाख का कवर लिया और उसमें 20 लाख आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर अटैच किया। तो अगर आपकी कोई बीमारी क्रिटिकल इलनेस के दायरे में आती है, पकड़ में आती है पॉलिसी लेने के बाद, तो आपको 50 में से ही 20 लाख कवर निकाल के दे दिया जाएगा, और जो बचा हुआ रहेगा कवर वो 30 लाख का ही रहेगा। तो अब प्रेफर करें कि सेपरेटेड अगर कवर है इसका राइडर का, तब लेना ज़्यादा बेहतर होता है। एक राइडर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम इन क्रिटिकल इलनेस। आई थिंक वो लेने में समझदारी है कि अगर क्रिटिकल इलनेस पकड़ में आती है तो उसके बाद प्रीमियम देना नहीं होता है, पॉलिसी कंटिन्यू रहती है आपकी। पे आउट ऑप्शन भी होता है इसमें कि आप अगर नहीं रहे तो फैमिली को पैसे कैसे दिए जाएंगे। पूरा लमसम एक साथ दे दिया जाएगा या फिर एक हिस्सा दिया जाएगा, बाकी हर साल बांट के दिया जाएगा। ये क्यों ऐसा ऑप्शन दिया गया है? बहुत सारी फैमिली इतनी बड़ी रकम जो मिलती है क्लेम की, उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं हो सकती शायद। तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी फैमिली के आपके बाद जो उन पैसों की जिम्मेदारी लेगा वो कितना सक्षम है पैसे को हैंडल करने में, ढंग से मैनेज करने में। उसके हिसाब से आप या तो वन टाइम पे आउट का ऑप्शन लेंगे या फिर उसको आप बांट के लेंगे। अंत में आपके जहन में एक सवाल कि भाई एक कंपनी तो बता दीजिए, बस उसी का ले लेंगे। देखिए ये बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने हालांकि जब अपने पति के लिए एक प्लान चुना था तो उसका एक वीडियो बना के अपलोड किया है, मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको क्या देखनी है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR कहते हैं। वो होता क्या है? 96, 97, 98% के हिसाब से लिखा रहेगा। वो बेसिकली ये दिखाता है कि 100 क्लेम अगर आए थे तो उसमें से कितने क्लेम दिए गए हैं, कितने क्लेम सर्विस किए गए हैं। तो नंबर्स तो बताता है, लेकिन वो क्लेम मिलने में जो एक्सपीरियंस रहा नॉमिनी का वो नहीं शेयर करता है, वो नहीं बताता। प्लस इसमें लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितनी भी बाकी पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लान्स हो, यूलिप हो, वो सब इसमें कवर हो जाती हैं। तो नंबर पे गौर ज़रूर कीजिए, लेकिन वो आपका सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस ब्रांड पे आपको भरोसा है, जिससे आप फैमिलियर हैं, जो आपको बड़ा ब्रांड है, काफ़ी सालों से है, तो आपको वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देगा, सुकून देगा। तो वो एक आप ब्रांड अपने हिसाब से पसंद करेंगे। प्रीमियम आपके बजट में होना चाहिए। अब कवर 50 लाख के लिए अगर एक 10,000 ले रहा है, एक 8,000 ले रहा है, तो ऊपर के 2 क्राइटेरिया से मैच करने के बाद आप देखें कि बाकी आपके बजट में क्या है, उसके हिसाब से आप तय करेंगे। और देखिए सारी इंश्योरेंस कंपनी लेजिटिमेट है और सब IRDA जो रेगुलेटर है उसके अंडर में आती हैं।
क्लेम आपके परिवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफ़ी हद तक आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने कितनी सच्चाई के साथ सारी डिटेल्स भरी हैं। एक भी उल्टी पुल्टी यहाँ वहाँ डिटेल दी और वो बाद में जब क्लेम देने का वक्त आता है तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत प्यार से, बहुत गौर से उसको चेक करती है। अगर वहाँ पे मिसमैच हुआ तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके परिवार को शायद क्लेम ना मिले। तो ये जिम्मेदारी काफ़ी हद तक आपके ऊपर है, जो पॉलिसी ले रहा है, जिसके नाम पे पॉलिसी ली जा रही है। तो ये 2-3 बातें मुझे कैसे कंपनी चुने वो बता दी मैंने आपको। एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है कि अभी शायद जो लोग मान लीजिए 25-30 साल के हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको बहुत बड़ा कवर शायद कंपनी ना दे, इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आपको हर कुछ साल के बाद कवर बढ़ाने का विकल्प मिलता है। तो आप चाहे तो वो वाली पॉलिसी भी ले सकते हैं। और बस आई थिंक टर्म प्लान से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी बातें मैंने कवर कर ली है। तो अगर टैक्स बचाने के लिए पैसे कहीं लगाने हैं तो आप महिला हो या पुरुष हो, आपकी उम्र 25 साल हो या 40 या 45 साल, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट लोग हैं तो आपके पास इवन टैक्स बचाने के हिसाब से भी सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है टर्म प्लान, जहाँ पे प्रीमियम पे आपको 80C के तहत छूट मिलती है। राइडर लेंगे हेल्थ रिलेटेड तो उस पर 80D के तहत भी आपको छूट मिलेगी। और उसके बाद आप निवेश के जो बाकी विकल्प है, चाहे वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हो, PPF हो और जितने सारे तमाम तरह के, वहाँ पे निवेश करें। बहुत ही क्लियर कट बात है और यही मेरी आपको सलाह भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सवाल है तो नीचे लिखेंगे, फीडबैक भी देंगे, कमेंट के थ्रू ही करेंगे सब कुछ आप। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आया है तो। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। जाने से पहले एक बात और, इंस्टा ID भी दी हुई है, वहाँ भी चाहे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल बातें हमेशा शेयर करती रहती हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही।